हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं अर भारत फोर्थ का चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम 1919 एडी टू 1947 एडी क्लास 9th। इससे पीछे वाली जो चैप्टर है उसमें हमने इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो वर्ल्ड वॉर से पहले हुई थी और दूसरी वो जो वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो एक नॉन वॉयलेंट और एक आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है जिसको रन किया था बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो इंस्पायर हुई थी नेशनल एंड रीजनल कॉल्स, इंस्पिरेशंस एंड एफर्ट्स से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी और इसी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इनको शुरू किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर फेंकने का। अब जो ये बिगनिंग थी इस दिस मूवमेंट की इज कंसीडर्ड टू बी द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसको इन मूवमेंट्स के बिगनिंग माना जाता है। सो इन ऑल द अटेम्प्ट्स मेड बिटवीन, जितनी भी जो प्रयत्न है, जो अटेम्प्ट्स हुए थे 1857 से 1947 के बीच में, द प्रेजेंस ऑफ द रिवोल्यूशनरीज के प्रेजेंस एंड मार्चर्स मतलब शहीदों जिन्होंने क्या किया है इंडिपेंडेंस को बहुत ही इंस्पायरिंग, उन्होंने इसको बहुत इंस्पायर प्रूफ किया है। इनफैक्ट जो इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को गोल्डन एज बोला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज जो है वर्ल्ड की एडोप्ट करती है, कौन से रास्ते को वो चूज करती है, हर कंट्रीज रिवोल्यूशन क्रांति के रास्ते को वो चूज करती है, जिस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, अत्याचारों के अगेंस्ट। और जो फॉरेन रूल का एक तंत्र होता है तो कोई भी कंट्री ना क्रांति के रास्ते को ही चूज करेगी। ऐसे ही सत्याग्रहीज ने कौन से रास्ते को अडोप्ट किया था, उन्होंने पीसफुल रास्ते को चूज किया था, नॉन वायलेंट मूवमेंट को चूज किया था उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, मतलब कि लड़ाई दंगे वाले रास्ते को ना चूज करके उन्होंने नॉन वायलेंट को चूज किया था। अब जो रिवोल्यूशनरी से उन्होंने क्रांति के रास्ते को अपनाया। ऑल दो इसका जो प्रोपोगेटर्स होते हैं, जो इनका प्रचार करते हैं, उन्हें पता था जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट है कुडन नॉट बी आउटसाइड। उनको पता था जो लोग इंडिया में प्रचार कर रहे थे ब्रिटिशर्स के रूल को ख़त्म करने के लिए, उनको ये पता था कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है उनको हम कुछ ही बॉम्बों से हम ख़त्म नहीं कर सकते, उनको बेदखल नहीं कर सकते हम यहाँ से कुछ ही बॉम्बों से। दे ऑल्सो बिलीव करते थे कि दैट दिस वुड जनरेट ए सेंस ऑफ करेज अमंग, और वो ये बिलीव करते थे कि जो ये है ना बहादुरी की जो सेंस है, बहादुरी वीरता जो है इंडिया के लोगों के मन में इनको भरेंगे, जिससे कि हम इंडिपेंडेंस अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस कर सकेंगे। एंड दे वर ऑल्सो सक्सेस, और ये इस पर्पज में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये अवेकन करते हैं लव फॉर द कंट्री इन द यूथ। जो यूथ होते हैं कंट्री के, उनके मन के अंदर वो क्या करते हैं, प्यार को जागृत करते हैं और एंकरेज करते हैं उनको कि अगर तुम्हें अपनी कंट्री को फ्रीडम भी दिलाना है, आज़ाद कराना है, तो तुम्हें मरने से भी मत घबराना, मतलब हेजिटेट मत करना। तुम एंकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि देन टू डाई, तुम मर जाना अगर तुम्हें कंट्री को फ्रीडम दिलाना है तो। एंड दस दे सक्सीड इन मेकिंग द कंट्री फ्रीडम स्ट्रगल पावरफुल। और वो क्या करते हैं, सक्सीड हो जाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं किस इसमें, कंट्री कोई फ्रीडम को स्ट्रगल पावरफुल बनाने में। अब जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी 1919 एडी से 1947 एडी में, उसमें देखो कौन कौन से लीडर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ सन्यल, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, केशवर दत्त, यशपाल, जतिन दास, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी, सूर्या सेन, उधम सिंह एटसेट्रा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल को है जो प्ले किया है। ये रिवोल्यूशनरी सेट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को ये सेट करते हैं ताकि पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को आगे रख सके। पहला ऑब्जेक्टिव था क्रिएट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया लेवल पर एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है। सेकंड था सेक्युलर कैरेक्टर टू द रिवोल्यूशन को एक सेक्युलर कैरेक्टर देना है। एंड थर्ड था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एजिलेटरियन सोसाइटी। एजिलेटरियन सोसाइटी मतलब जिसमें हर पीपल इक्वल हो, हर पीपल की इक्वलिटी हो, तो इक्वलिटी फॉर ऑल, तो ऐसी सोसाइटी को ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे। फोर्थ देखो, गिव द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स द फॉर्म ऑफ अ मास मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को कैसे फॉर्म देना है, एक मास मूवमेंट, पीपल्स की मूवमेंट का फॉर्म देना है। अब टू
फिफ्थ देखो जो गिव प्रोमिनेंट प्लेसेस, वुमेन्स को एक इंपॉर्टेंट प्लेस देना है हमें रिवोल्यूशन में। सिक्स्थ है इंडिया को इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस करना है। अब है देखो रिवोल्यूशनरीज जो थे इस पीरियड के 1919 से 1947 के, वो इंस्पायर हो जाते हैं रिवोल्यूशनरीज ऑफ द फर्स्ट फेज। अभी देखो जो इंडियन नेशनल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको दो फेजेस में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड जो अब हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फेज में जो रिवोल्यूशनरीज ने जो भी काम किए हैं उनसे इंस्पायर हो जाते हैं सेकंड फेज के रिवोल्यूशनरीज। तो ये रिवोल्यूशनरीज एंगर्ड बाय जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उससे ये रिवोल्यूशनरीज बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एंड सडन सस्पेंशन ऑफ, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो चोरी चारा पर क्या होता है ना कि पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी जाती है, जिसमें से 21 पुलिसमैन मर जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। इस वजह से महात्मा गांधी को इसको सस्पेंड करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे इस फेज के, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सस्पेंड किया था उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो। एंड जो रिवोल्यूशनरी है इसी वजह से ये पैथ ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के रास्ते को चूज करते हैं, जिसको डिस्क्राइब हम आगे पढ़ते हैं। पहला है जो है जलियांवाला मैसेकर 1919 एडी में। पंजाब में क्या है, अनरेस्ट चल रहा था, अव्यवस्था चल रही थी अगेंस्ट रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। इस एक्ट में क्या था, राइट टू हायर, एक लॉयर को हायर करना, अपील करना, अपील नहीं करते हम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, अपील करते हैं वो, और आर्ग्यू, ये सारी तीनों चीज़ों को जो है इंडियन से छीन ली गई थी ये राइट्स। अब ये जो स्ट्राइक्स है बहुत सारी जगह पे, दिल्ली में, पंजाब में जो है स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं, एंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। इंडियंस जो है विद्रोह करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे थोड़ा ना होता है कि यार लॉयर जो है ना हायर है, लॉयर को भी हायर नहीं कर सकते हम, अपील भी नहीं कर सकते, आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। तो दिल्ली और पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और इस ऑन द डे ऑफ बैसाखी के दिन पर 13 अप्रैल 1919 एडी में बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज पब्लिक मीटिंग्स जो है जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहाँ पर इकट्ठा होती है, विच जहाँ पर कम से कम कितने पर्सन्स गैदर थे, 20,000 पीपल्स वहाँ गैदर थे, और मोर देन 1,000 पीपल्स को मार दिया गया, और 3,000 पीपल्स जो है इंजर्ड हो जाते हैं, इनको चोटें वगैरह लग जाती हैं इन फायरिंग बाय जनरल डायर ने जो फायर की थी वहाँ पर। इनोसेंट पीपल्स इंक्लूडिंग वुमेन्स, चिल्ड्रंस भी इस हत्याकांड में शामिल होते हैं। इन बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं, वुमेन्स हैं, वो भी मर जाते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है इनह्यूमन एट्रोसिटीज़ का, जो कि एक इनह्यूमन जो अत्याचार हुए उसका एक एग्जाम्पल है। चर्चिल कंपेयर करते हैं इस इंसिडेंट को, किससे कंपेयर करते हैं वो, बर्निंग ऑफ जोन ऑफ आर्क, जो जोन थे आर्क के, उनके बर्निंग से वो इसको कंपेयर करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उधम सिंह एंड भगत सिंह जो है, जो चिल्ड्रंस थे उस टाइम पर, वो उनको बहुत दुख होता है इस इंसिडेंट को सुनने के बाद। तो जो न्यूज़ है, ये जो उन्होंने जो नीच काम किया था, ये जो इंसिडेंट है पूरी कंट्री में फैल जाता है। डिसअपॉइंटमेंट अमंग यूथ के अमंग जो है डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है भगत सिंह महात्मा गांधी के द्वारा, जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या सस्पेंड कर दिया जाता है। इस वजह से जो लोग हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, चिल्ड्रंस और यूथ। महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 एडी में, जिसके रिजल्ट ऑफ, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इससे, तो इस वजह से वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 में शुरू करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें कैसे करके जो है ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी, मतलब चाहे कुछ हो जाए, हमें उनके साथ कोई भी सहयोग नहीं करना है। अब गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल्स वर बंद हो गए, एंड फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया। और चोरी चारा जो इंसिडेंट होता है 1922 में, महात्मा गांधी जो है डिसाइड करते हैं मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए कि अब हम नहीं कर सकते, इसको आगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि शेटर्ड द होप्स ऑफ द एंथुसियास्टिक यूथ। जिसने क्या किया था, जितने भी एंथुसियास्टिक यूथ थे, जिनके मन में उत्साह भरा हुआ था, उनके सारे के सारे जो उम्मीदें थी वो खत्म हो गई थी। क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, उसमें 21 पुलिस वाले जो थे, कांस्टेबल्स थे, वो जलकर मर जाते हैं। और ये देखकर इन्होंने सोचा था कि मैंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को शुरू किया था, जिससे 21 लोगों की जानें गई, तो इन्होंने क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया। जो यूथ थे हु हैड गिवन अपने, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ा था सिर्फ किस लिए, सिर्फ और सिर्फ मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके साथ अब धोखा हुआ। मोस्ट ऑफ देम जो है, जो नेशनल लीडर्स हैं, उनसे क्वेश्चन करने की कोशिशें करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। दे बिगिन टू लूज फेथ। अब वो आइडियोलॉजी, जो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी थी, उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं। वो बहुत सारे जो है वो चाहते हैं कि हम फ्रीडम को हम अचीव कर सकते हैं वॉयलेंट मीन्स, मतलब मार धाड़, ये ऐसे ही काम से हम क्या है फ्रीडम को हम
एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ऑल दे नीड नाउ, वो क्या चाहते थे, देखो पीपल भी इकट्ठे हो गए थे, मतलब यूथ जो है इकट्ठे हो गए थे, उनको सिर्फ लीडरशिप चाहिए थी और गाइडेंस चाहिए थी। ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट के सस्पेंशन से जो क्रेडिबिलिटी थी कांग्रेस की वो बिल्कुल नाकामयाब हो जाती है। 1921 एडी में इनकी जो मेंबरशिप है, मतलब जो लोग इकट्ठे होते हैं मूवमेंट्स के लिए 1 करोड़ हो जाती है। 1923 एडी के कुछ फ्यू लैक्स जो है कम हो जाते हैं। इन्यूमरेबल यूथ जो है, जैसे भगत सिंह है फ्रस्ट्रेटेड, जो कि नॉन फुल, महात्मा गांधी ने जो प्रोमिस किया था स्वराज का उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं भगत सिंह। 1 ईयर इन 1 ईयर एंड सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो पीपल होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और भगत सिंह भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सेट आउट द, इसी वजह से ये जो है कौन सा रास्ता चूज करते हैं, रिवोल्यूशनरीज, कंप्लीट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को पाथ को ये चूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ एंड काकोरी इंसिडेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिवोल्यूशनरीज से नॉर्थ इंडिया के वो स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उनके जो लीडर्स थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिनेंद्र नाथ सन्यन, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य। 1924 में अक्टूबर में एडी में एक कॉन्फ्रेंस होती है इन रिवोल्यूशनरीज की कानपुर में, जिसमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ को फॉर्म किया जाता है। इनका एम था कॉलोनियल पावर को बाहर फेंकना, किसकी हेल्प से, आर्म रिवोल्यूशन थी, एंड एस्टेब्लिश करना एक फेडरल रिपब्लिक को, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया को, मतलब इंडिया को फॉर्म करना इनको बाहर फेंक कर। अब ये दे नीडेड, अब उनको मनी चाहिए थी स्ट्रगल को कंप्लीट करने के लिए, तो अभियान एंड मोबिलाइज यूथ्स एंड ट्रेन एंड टू प्रोस्क्यूट वेपन्स। अब ये क्या करते हैं, अब इनको अपने पर्पस को करने के लिए पैसे चाहिए है भाई। अब इस पर्पस के लिए 10 मेंबर जो होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग करते हैं शाहजहांपुर में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप के अंडर ये क्या एक मीटिंग होती है शाहजहांपुर में, और एक प्लान बनाते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी, खजाने को लूटने की प्लान बनाते हैं। तो 9 अगस्त 1925 एडी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो है काकोरी विलेज के जो रेलवे स्टेशन है उसको बिल्कुल बस मतलब चल ही रही थी कि लोगों ने क्या किया, उसमें चैन को खींच दिया और जो ट्रेजरी थी उसको रोब कर लिया, उसको चुरा लिया सारी को। जो गवर्नमेंट थी बहुत गुस्से में हो जाती है इस इंसिडेंट से, तो बहुत सारे यूथ को अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ एक पर मुकदमा चलाया जाता है। पंडित प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी एंड अशफकुल्ला खान को क्या सेंटेंस टू डेथ, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। एंड 4 जो है उनको अंडमान में जो जेल थी काला पानी, वहां पर भेजा जाता है, जिसको क्या पूरी लाइफ के लिए जेल में रहना पड़ता है। 17 वर ऑल्सो गिवन लॉन्ग सेंटेंसेस, और 17 को भी मतलब कि बड़ी जो है मतलब सजा सुना दी जाती है उनको भी। एंड चंद्रशेखर आजाद कुड नॉट बी कोच, उनको अब तक अभी तक उनको पकड़ा नहीं जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आफ्टर द काकोरी इंसिडेंट के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, रिऑर्गेनाइज करते हैं नॉर्थ इंडिया में रिवोल्यूशनरीज को। भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव एंड जयचंद्र विद्यालंकर हैड ऑलरेडी, उन्होंने क्या किया था, एक पावरफुल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को पंजाब के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाबी नौजवान भारत सभा में उनको क्या किया, एक फाउंडेशन को उन्होंने शुरू किया। अब विजय कुमार सिन्हा, बतुकेश्वर दत्त, अजय कुमार घोष ऑफ कानपुर, भगवंत दास ऑफ झांसी, शिव वर्मा, सदाशिवराव, जयगोपाल, कुंदन लाल, कमलनाथ तिवारी, महावीर सिंह, राजगुरु फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस इन बिहार ऑल्सो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को शुरू करते हैं। अब ये सब एक्सेप्ट करते हैं वर्क अंडर लीडर चंद्रशेखर आजाद की जो लीडरशिप है, इनके अंडर ये काम करने के लिए खुश हो जाते हैं। आजाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर नाउ जो तेजी से इंडिया में बढ़ रही थी। फर्स्ट है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ जो था, ऑन सितंबर 8 एंड 9 1928 एडी मीटिंग्स होती है रिवोल्यूशनरीज की, कहाँ पर होती है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली में। ऑल दो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो मैसेज दे देते हैं कि हम वेट एवर वॉज पास अनएनिमसली ही वुड, जैसे भी एक मत से जैसे भी जो भी चीज़ इन्होंने पास की होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो मीटिंग है, देयर वॉज लॉन्ग डिबेट मीटिंग्स होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करना चाहिए या ना करना चाहिए, बिकॉज कुछ फ्यू रिवोल्यूशनरीज जो थे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं सोशलिज्म के आइडिया से। एंड द मेन ऑब्जेक्टिविटी थी जो इस रिवोल्यूशन मूवमेंट की, वो थी हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब कि इनका मेन गोल क्या थी, हमें पॉलिटिकल राजनीतिक जो है आज़ादी चाहिए और उसके साथ हमें सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी चेंज लेकर आना है। और
सोशलिज्म क्या था? सोशलिज्म मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रोडक्शन जो होता है, वो सब में इक्वली डिवाइड हो, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे। अब इसके बाद देखो क्या था कि उनको चेंज चाहिए था सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब एज अ रिजल्ट जो नेम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको चेंज किया जाता है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के नाम से, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। चंद्रशेखर आजाद इसको इस पार्टी का उनको क्या बनाया जाता है? प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब सेकंड देखो, मार्टरडम ऑफ लाला लाजपत राय, असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स। अब मतलब जो लाला लाजपत राय ने जो बलिदान दिया था वो, और सॉन्डर्स को जो मार दिया जाता है वो। सॉन्डर्स कौन था? ब्रिटिशर्स को मतलब एक इंग्लिश मैन था ये। ऑन अक्टूबर 30, 1928 एडी में ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन था आया था लाहौर में, जो साइमन कमीशन था, वहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारे हड़तालें करते हैं लोग कि साइमन कमीशन गो बैक, क्योंकि उस साइमन कमीशन में क्या थे, सारे के सारे मेंबर्स जो थे इंग्लिश मैन थे, एक भी इंडियंस नहीं था। इस वजह से सारे लोग उसका क्या प्रोटेस्ट करते हैं, जो बारबरिक, तो लाला लाजपत राय के ऊपर जो है लाठीचार्ज होती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो जो बहुत सारे जो यंग रिवोल्यूशनरीज होते हैं, अब वो कैसा रास्ता चूज करते हैं? वो रिवोल्यूशन, क्रांति के रास्ते को चूज करते हैं। सो ये डिसाइड किया गया कि पुलिस ऑफिसर जो है रिस्पॉन्सिबल है लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए। अब हमें 4 पीपल्स को उनके मर्डर का बदला लेने के लिए 4 पीपल को असाइन किया जाता है। तो कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह एंड जयगोपाल थे, जो अब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। तो इवनिंग ऑफ दिसंबर 17 की इवनिंग में, दिसंबर 1928 एडी में 4 बजे के आसपास जो पीपल है लाहौर पुलिस स्टेशन पर क्या पहुंच जाते हैं। सॉन्डर्स जो है पंजाब सिविल सेक्रेटरीट से बाहर निकल के आते हैं और राजगुरु उनके ऊपर फायर कर देते हैं और ही फेल डाउन और वो मर जाते हैं। अब भगत सिंह थोड़ी आगे जाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी बंदूकें से फायर करते हैं। इसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ के एक कांस्टेबल चनन सिंह उनको पकड़ लेते हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद को उनको मारना पड़ता है, तो उनको शूट करते हैं। उनका मतलब मन नहीं था, लेकिन उनको शूट करना पड़ता है उनको बचाने के लिए। इसके बाद वो इस मर्डर के बाद जो है पोस्टर्स को हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के बिहाफ पर अनाउंस किया जाता है कि जो मिलियंस ऑफ लोगों के जो फेवरेट लीडर्स थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी, उसको एक सोल्जर ने मारा था, तो वो एक इंसल्ट थी हमारी कंट्री के लिए। तो ये हमारी ड्यूटी थी, इंडियन यूथ की ड्यूटी थी कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए। अब वो सॉरी भी बोलते हैं फॉर द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स की मर्डर के लिए, बट ही वॉज अ पार्ट ऑफ, लेकिन वो एक इनह्यूमन अनजस्ट सिस्टम का जो है पार्ट था, जो कि हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वी आर फाइटिंग, जिसके लिए हम फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो ब्रिटिश बिकेम अलर्ट हो जाते हैं, ब्रिटिश की पुलिस, और दुर्गा भाभी, ये है दुर्गा भाभी, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाने में। दुर्गावती वोहरा जो है वाइफ है भगवती चरण वोहरा की, एंड सो ऑल द रिवोल्यूशनरी यूज्ड टू, और सारे के सारे रिवोल्यूशनरीज उनको दुर्गा भाभी के नाम से पुकारते हैं। थर्ड देखो इंसिडेंट, असेंबली में जो बॉम्ब फेंकने का जो इंसिडेंट था, वो देखो क्या था। भगत सिंह जो कलकत्ता में पहुंचते हैं दुर्गा भाभी के साथ, वो जतेंद्रनाथ दास से मिलते हैं, जिनसे वो लर्न करते हैं बॉम्ब बनाने के तरीके, कि बॉम्ब कैसे बनते हैं। बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता है आगरा में और दिल्ली में भगत सिंह के द्वारा, और इनके जो साथी थे वो कमिंग बैक फ्रॉम कलकत्ता से वापस आते हैं। शिव वर्मा स्टैब्लिश करते हैं बॉम्ब फैक्ट्री को सहारनपुर में, सुखदेव इसको लाहौर में शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट मेन टास्क था इस रिवोल्यूशनरीज का, वो था हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हॉल है वहाँ पर हमें बॉम्ब फेंकना है 8 अप्रैल 1929 में। जो डिबेट चल रही होती है पब्लिक सिक्योरिटी पर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल्स पर, जो वहाँ पर डिबेट चल रही होती है, तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो है वहाँ पर 2 बम्ब्स को वहाँ फेंक देते हैं, तो वहाँ एकदम से भगदड़ मच जाती है। ब्रोक आउट एज द स्मोक फिल्ड द असेंबली हॉल, और जो स्मोक था वो पूरी असेंबली को फिल कर देता है, तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। तो बॉम्ब्स को उन्होंने लोगों के ऊपर नहीं फेंका था, उन्होंने एम्प्टी प्लेसेस पर फेंका था, ताकि किसी को भी हार्म ना हो, कोई भी मरे ना। तो बोथ मेड नो अटेम्प्ट्स टू रन अवे, वहां से भागने की कोई वो कोशिशें नहीं करते हैं, वहीं रहते हैं। और वो वहां पर पैम्पलेट्स को भी थ्रू करते हैं, जिनके ऊपर क्या थे, इट टेक्स स्लोगन्स थे, जैसे कि इट टेक्स अ लाउड बैंग टू मेक आवर वॉइस रीच द डीप ईयर्स, एंड स्लोगन्स ऑफ इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म बी डिस्ट्रॉयड वर रेस। तो यही देखो क्या था, उन्होंने
पैम्पलेट्स पर क्या चल रहे थे, क्या थे वहाँ पर स्लोगन्स थे। कैसे स्लोगन्स थे कि बहरे लोगों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें धमाका करना पड़ा, और थे इंकलाब जिंदाबाद थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये रेस किए गए थे। दे वॉलंटियर फॉर देयर ओन अरेस्ट, अपने अरेस्ट के लिए वो खुद ही इच्छुक थे कि हाँ कोई बात नहीं हमारा अरेस्ट कर लियो, क्योंकि वो वहाँ से भागे नहीं, बम फोड़ने के बाद भी वो वहीं रहे। फोर्थ है ट्रायल ऑफ भगत सिंह का जो ट्रायल है। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो उसमें डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस, तो एक केस का जो रिजल्ट सुनाया जाता है ना, दैट इज ट्रायल। अब देखो भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है और जेल में भेजा जाता है। इनकी जो ट्रायल है वो दिल्ली सेशन कोर्ट में स्टार्ट होती है 7 मई को 1929 एडी में शुरू होती है इनके ट्रायल दिल्ली सेशन कोर्ट में। दे गेव एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में, जिसमें वो एक थ्रू लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवलेशन। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो है बोलते हैं रिवलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि यूज बम को और पिस्टल्स को यूज करो, लेकिन रिवलेशन का मतलब होता है कि जो इनजस्टिस के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है उसको खत्म करो, वो होता है उसको चेंज करना, ये होता है रिवलेशन। बम्स को और बॉम्ब्स को पिस्टल्स का यूज करना नहीं होता है। इस इंसिडेंट के बाद लॉर्ड इरविन स्टार्ट इन अ कलेक्टिव सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस का जो कलेक्टिव सेशन होता है, इकट्ठा जो सेशन चल रहा था, उसमें बोलते हैं कि ये जो रिवॉल्ट था ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं था, ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है गवर्नेंस का इसके अगेंस्ट था। तो ये शो करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल डरी हुई थी। जो बोल्ड स्टेटमेंट्स थे और जो रिबेलियस एटीट्यूड था, भगत सिंह का जो एटीट्यूड था और जो उन्होंने नारे दिए थे और जो इनके फेलोस रिवोल्यूशनरीज थे इन द कोर्ट अट्रैक्टेड पूरी कंट्री के अटेंशन को वो अट्रैक्ट करते हैं। जो स्टेटमेंट्स मेड बाय द यंग रिवोल्यूशनरीज जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है उससे अगले ही दिन ही यूज टू गो टू द कोर्ट, वो बिना डरे कोर्ट में जाते हैं बोल्डली और स्लोगन्स देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवादी मुर्दाबाद एंड सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है एंड मेरा रंग दे बसंती चोला। ये जो है स्लोगन्स वहाँ पर कोर्ट में वो बिना डरे बोलते हैं। और जो नेम है भगत सिंह का, वो बिल्कुल जितने भी घर में भी जो हाउस होल्ड होते हैं कंट्री के, उसके बिल्कुल जुबान पर छाया हुआ था भगत सिंह का नाम। जो इफेक्ट्स था इन एक्टिविटीज़ का, इन रिवोल्यूशनरीज का, ये इन द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस की पॉलिसीज में भी देखा जा सकता है। जब कांग्रेस डिक्लेयर करती है पूर्ण स्वराज के लिए एज इट्स गोल था इनका डिमांड 1929 में लाहौर सेशन में ऑन 26 एंड 1930 एडी में मिडनाइट में, तो ये क्या करते हैं, जो रावी नदी है उनके बैंक पर क्या करते हैं, भारत के झंडे को लहराते हैं, फहराते हैं। अब ऑल दिस रिजल्ट, ये सारा का सारा रिजल्ट था इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्यूशनरीज के प्रभाव से ही इनका ये रिजल्ट था। अब देखो हंगर स्ट्राइक, जो लाहौर जेल में हंगर स्ट्राइक हुई थी, जो जज थे वो भगत सिंह को पूरी लाइफ के लिए जो है प्रिजन में रहने के लिए बोल देते हैं और 12 जून 1929 एडी में। मीनवाइल जो पुलिस जो है उनको क्लू मिलते हैं बॉम्ब फैक्ट्रीज के, जो कि रिवोल्यूशनरीज ने सेटअप शुरू किए हुए थे। तो पुलिस रेड करती है बॉम्ब फैक्ट्रीज दिल्ली की, सहारनपुर की और लाहौर की। बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज को पकड़ा जाता है। और जो ट्रायल थी भगत सिंह की जो इन्वॉल्वमेंट थी सॉन्डर्स मर्डर केस में, वो स्टार्ट होती है और जयपाल जो है वहाँ का उसमें विटनेस बनते हैं। अब ये इस केस को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। बट प्रेजेंटिंग दैम इन लाहौर कोर्ट पे प्रेजेंट करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रायल अगेंस्ट दैम दीज रिवोल्यूशन जो है कोर्ट में पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स जो है रिवोल्यूशनरी पार्टीज की बता देते हैं। न्यूज़पेपर ऑल दिस न्यूज़ स्टार्टेड रीचिंग पीपल्स तक पहुंच जाती है सारी की सारी न्यूज़। और ही मेड फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो विच इंस्पायर हिज पॉपुलरिटी अमंग, जिससे क्या होती है पब्लिक में जो है उनकी पॉपुलरिटी जो भी और भी ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। दोज हु यूज टू क्रिटिसाइज रिवोल्यूशनरी, अब जो रिवोल्यूशनरीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे अब वो उनको प्रेज करना शुरू कर देते हैं। अब जो रिवोल्यूशनरीज है डिमांड करते हैं जेल में दैट दे शुड बी ट्रीटेड एज, कि उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऑर्डिनरी प्रिजनर्स की तरह नहीं करो उनको। और जो फैसिलिटीज़ होती हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की शुड बी गिवन टू देम, उनको देनी चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी प्रिजनर्स की। इसके लिए वो हंगर स्ट्राइक करते हैं जेल में। और जो इनकी पॉपुलरिटी होती है स्टार्टेड टू इंक्रीज इवन मोर, जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इनकी पॉपुलरिटी, फेमस हो जाते हैं। यतिन दास जो है वो मार्टर्ड ऑन द 63rd डे, और जो 63rd डे पर यतिन दास जो है वो बलिदान देते हैं अपना। जब उनकी बॉडी जो है टेकन फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता ले जा रही थी, मतलब स्पेशल ट्रेन में, तो वहाँ पर कोई एक सिंगल स्टेशन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो क्या उनके ट्रिब्यूट नहीं दे रहा था।
अब जो होल कंट्री है वो सैल्यूट कर रहे थे उनके बलिदान को। एंड भगत सिंह और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो हंगर स्ट्राइक करते हैं मोर देन 100 डेज से भी 100 दिनों से ज़्यादा भी वो जेल में क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। अब डिसीजन जो है लाहौर केस का देखो, जो ट्रायल थी सॉन्डर्स मर्डर केस की वो 10 जुलाई 1929 एडी में शुरू होती है। 24 रिवोल्यूशनरीज को मुकदमा चलाया जाता है, 6 जो है भाग जाते हैं, 3 को छोड़ दिया जाता है, 7 पब्लिक विटनेस बनते हैं, जो रिमेनिंग 8 है जो उनको फांसी दे दी जाती है। जो मैटर था वो शिफ्ट हो जाता है मैजिस्ट्रेट से 3 जज ट्रिब्यूनल के पास। भगत सिंह और जो उसके एसोसिएट्स उनके साथी थे डिडंट टेक केस को इतना सीरियसली लेते हैं। अब जो चंद्रशेखर आजाद है और अदर है उनको रिलीज कराने की बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो 7 अक्टूबर 1930 एडी में स्पेशल ट्राइब्यूनल सेंटेंस करते हैं भगत सिंह को एंड इसके जो एसोसिएट्स हैं उनको डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड सुना दिया जाता है अंडर सेक्शन 121 एंड 302, 46 एंड 6F एंड 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत पर उनको मृत्युदंड जो है सुना दिया जाता है भगत सिंह को एंड इसके जो साथी थे उनको। अब डेमोन्स्ट्रेशन पूरी कंट्री में जो हड़तालें शुरू हो जाती है कंट्री ताकि इनकी मृत्युदंड को रोका जा सके। बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं, उनको छुड़वाने के लिए अपील करते हैं। अब देखो गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया जाता है 5 मार्च 1931 एडी में। महात्मा गांधी ने कोई भी प्रयत्न नहीं की भगत सिंह की जो है उनको रोकने के लिए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा से उनको छुड़वाने के लिए उन्होंने एक कुछ प्रयत्न भी नहीं किए महात्मा गांधी ने। देखो अब फाइनली जो डेट थी एग्जीक्यूशन की वो डिसाइड की जाती है, तीनों के तीनों को 23 मार्च 1931 को 7 बजे जो है फांसी दे दी जाती है। फियरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ पब्लिक जो है इस प्रोटेस्ट से डर जाती है एंड उनके जो राइट्स होते हैं कहाँ पर उनके जो संस्कार होते हैं दाह संस्कार कहाँ करते हैं, सतलुज रिवर के बैंक पर परफॉर्म किए जाते हैं सीक्रेटली तरीके से। वो सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को मार्चर्स डे, मतलब शहीदों के दिन से वो उनको सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। विच रिमाइंड्स जो कि क्या उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो उन्होंने अपनी जो लाइफ को सेक्रीफाइस किया है वो हमें अभी तक रिमाइंड्स कराती है। पेन ट्रिब्यूट टू भगत सिंह को ट्रिब्यूट पे करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को, तो भगत सिंह जिंदाबाद एंड इंकलाब जिंदाबाद का मतलब सेम ही है। अब इसके बाद देखो आर्मरी रेड ऑफ चिटागोंग में जो हथियार घर था जहां पर हथियार बनाए जा रहे थे, ब्रिटिशर्स जो बना रहे थे, पुलिस जो बना रहे थे, उन पर छापा मारा जाता है ऑफ चिटागोंग की आर्मरी रेड, मतलब आर्मरी रेड ऑफ चिटागोंग में जो हथियार घर था उस पर छापा मारा जाता है। जो रिवोल्यूशनरीज थे बंगाल के वो एक्टिव हो जाते हैं अंडर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे युगंतर एंड अंशुलन समिति के अंडर। जो उसके रिवोल्यूशनरीज थे बंगाल के वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं 1924 एडी में। गोपीनाथ साहा एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर टिगरत को मारने का, मतलब उनको मारने का एक अटेम्प्ट करते हैं लेकिन वो मरते नहीं है। इसके बाद एक स्लो डाउन इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वो बिल्कुल स्लो हो गई थी। एट द बिगनिंग ऑफ 1930 AD सूर्या सेन मास्टर डा अगेन एक्टिवेटेड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को फिर से शुरू करते हैं। ये प्लान करते हैं रेड मारने में और रोब करेंगे आर्म्स ऑफ पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस इन चिटागोंग। जो चिटागोंग में जो हथियार घर है, जो ऐसी ऑक्सिलरी फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो पुलिस को हेल्प कर रही है, हम उनको क्या करेंगे वहाँ पर हम उनको रेड कर, वहाँ पर छापा मारेंगे और वहाँ के जितने भी वहाँ पर वेपन्स हैं आर्मी के या फिर जो भी पुलिस के उनको हम चुरा लेंगे। द प्लान जो प्लान था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 18 अप्रैल 1930 में 10 बजे। और जो ग्रुप था रिवोल्यूशनरीज का उनको गणेश घोष लेड कर रहे थे जो लूट करते हैं पुलिस के अजरल, पुलिस के जो हथियार घर है, जो वहाँ के जो शस्त्र थे उनको लूट लिया जाता है। 65 पीपल टूक पार्ट इस अटैक में 65 पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इन द नेम ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नेम पर। चिटागोंग ब्रांच सूर्या सेन का मेन ऑब्जेक्टिव था, इसके पीछे क्या था इस प्लान को, टू रोब द मेन अर्सेनल, मतलब हथियार घर को हमें क्या करना है, हमें उनके सारे सामान को चोरी करना है, रोप करना है हमें उनको एंड डिस्ट्रॉय करना है। टेलीग्राफ टेलीफोन ऑफिसेस को हमें सबको डिस्ट्रॉय करना है। टेक हॉस्टेजेस, और जो वहाँ पर बंदी बनाए गए हैं ना मेंबर्स, यूरोपियन क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको बंदी बनाया गया है, उनको छुड़वाना है। मोस्ट ऑफ हुम वर, जिनमें से बहुत सारे तो गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। अब जो रिवोल्यूशनरीज फेल हो जाते हैं लोकेट करने में गोला बारूद, जो वहाँ पे जो गोला बारूद है उसको लोकेट करने में फेल हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं होते। लेकिन उसी सेम नाइट पर वो क्या करती हैं, पुलिस स्टेशन पर इंडिया का जो फ्लैग है उसको वहाँ पे फहराते हैं, अनाउंस करते हैं प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को सून लेफ्ट चिटागोंग को छोड़ देते हैं। लेटर ऑन 16 फेब को 1933 AD में सूर्या सेन को अरेस्ट किया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है उनको। कब
12 जनवरी 1934 एडी में। अब देखो मार्टरडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद एंड उधम सिंह की जो बलिदान है उसके बारे में। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ भगत सिंह के अरेस्ट के बाद चंद्रशेखर आजाद कंटिन्यू करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को। पुलिस अरेस्ट करती है इसके फेलो फ्रेंड्स को, बट जो ये फाइट है ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए अगेंस्ट जो फाइट को शुरू करते हैं। इन फेब में 1931 एडी में एक मैन जो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को उनके बारे में, तो पुलिस पूरी की पूरी जो एल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में उसको घेर लेती है और ही हैड टू उनको एनकाउंटर करना पड़ता है पुलिस पे, मतलब एनकाउंटर कर देते हैं वो। चंद्रशेखर वांटेड टू रिमेन आज़ाद, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं क्या है किसी ब्रिटिशर्स के द्वारा मारा जाऊं। तो ही डिडंट वांट टू बी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो नहीं चाहते थे कि मुझे पकड़ा जाए। एंड सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही जो लास्ट बुलेट थी उनसे खुद को ही मार लिया। ही ऑलवेज यूज टू से, वो हमेशा बोलते थे विल फेस द बुलेट्स ऑफ एनिमीज, हम एनिमीज की जो बंदूकें हैं बुलेट्स हैं उनको हम फेस कर लेंगे। हैव बीन फ्री, मैं हमेशा आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। आफ्टर दिस इनकी डेथ के बाद जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो बाय द एंड ऑफ 1932 एडी के में नॉर्थ इंडिया में एंड तक जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वीक हो जाती है। तो बाय द एंड ऑफ 1934 एडी इन बंगाल, अब वहाँ पे एक स्लो डाउन होता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में, बट रिवोल्यूशनरीज हु हैड बीन होल्डिंग द फ्लेम ऑफ रिवोल्यूशनरी इन द हर्ट फॉर 21 ईयर्स वाज उधम सिंह। अब यहाँ पर उधम सिंह जो क्या 21 साल तक अपने हर्ट में जो ये रिवोल्यूशनरीज हो रहे थे इनको रखे हुए थे, ही वॉज एन आई विटनेस, ये आई विटनेस थे टू द जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए आई विटनेस थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओथ ली थी कि मैं जो हूँ इस मैसेकर को क्या करूँगा, इसका बदला लूँगा। और ये लंदन जाते हैं 1934 एडी में। माइकल ओ डायर वॉज प्रेजेंट एज द चीफ स्पीकर थे वो सेरेमनी जो कि हेल्ड हो रही थी कैक्सटन हॉल में लंदन में 13 मार्च 1940 एडी में। उधम सिंह उनको शॉट करते हैं और मार देते हैं। तो इसके बाद इनको क्या किया जाता है, इनको फांसी पर लटका दिया जाता है 31 जुलाई 1940 में और इन द पेंटोनवेल जेल में। अब इनके जो एशेस थे शहीद उधम सिंह के वो इंडिया में लेके आए जाते हैं 1974 एडी में। अब है रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट है वो। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो गदर पार्टी है और भी बहुत सारी रिवोल्यूशनरीज है जो वांटेड टू टेक हेल्प लेना चाहते थे टर्की की और जर्मनी की, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कर सके, लेकिन ये क्या होते हैं, फेल हो जाती हैं। सिमिलर एफर्ट्स और भी बहुत सारे एफर्ट्स जो है मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जो रिमार्केबल वर्क था सुभाष चंद्र बोस का और उनकी आज़ाद हिंद फौज का, उन्होंने क्या इंडियंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट प्रभाव डाला है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है इट वुड प्रोसीड कि कुछ ऑफिसर्स जो है आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया है क्योंकि उन्होंने लॉयल्टी को, उन्होंने ओथ ऑफ लॉयल्टी को ब्रेक किया है और उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्या दिया है, धोखा दिया है। तो ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट करते हैं पूरी कंट्री में, बहुत ज़्यादा जो नेशनलिस्ट है जो वो प्रोटेस्ट करते हैं पूरी कंट्री में। अब बहुत ज़्यादा जो हड़तालें हो जाती है पूरी कंट्री में और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब रियलाइज़ करती है कि जो उनका होल्ड है इंडियन आर्मी पे वो बिल्कुल कम होता जा रहा है, मतलब कि अब जो उनका कब्जा हो रहा था इंडियन आर्मी पे वो कम हो रहा है अब। तो आज़ाद हिंद फौज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ऑल्सो ऑन द आर्मी पर भी। अब 1946 एडी में जो है पूरी आर्मी की क्या एक अव्यवस्था जो है स्प्रेड हो गई थी। इंसिडेंट ऑफ द रिवोल्ट इन द रॉयल नेवी इज अ लिविंग एग्जाम्पल, जो इंसिडेंट है जो ये दुर्घटना है रॉयल नेवी की वो एक लिविंग एग्जाम्पल है इसका। तो देखो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रूल को बिल्कुल झटका दे दिया। अब जो स्पॉन्टेनियस बिगनिंग होती है इस रिवोल्ट की टूक प्लेस ऑन 18 Feb 1946 एडी में शुरू होती है, जब कहाँ से, फ्रॉम द नेवल सिग्नल्स ट्रेनिंग शिप से जो सिग्नल्स आ रहे थे INS तलवार से। जो ब्रिटिश कमांड ऑफिसर्स है टू का रेशियल एटीट्यूड एंड विजिलेंस व्हेन सेलर्स। अब देखो सेलर्स ने वहाँ पर क्या किया, जो खराब खाना था ना उसकी कंप्लेन कर देते हैं ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल प्रतिशोध करते हैं वो इनके लिए। अब वो उनको क्या करते हैं, इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही अपमानित करते हैं और बोलते हैं कि बेगर्स कानट बी फ्री टू चूज, मतलब कि जो भिखारी होते हैं उनको कोई इतना राइट नहीं है कि तुम चूज करो तुम्हें क्या खाना है। जो सेलर्स है अब वो स्ट्राइक पर, हड़ताल पर चले जाते हैं जो वहाँ के नाव चलाने वाले हैं। तो जो स्ट्राइक है वो 22 शिप्स को अफेक्ट करती है कैसल में, फोर्ट बैरक्स में एंड पोर्ट बॉम्बे पोर्ट में नेक्स्ट डे। ऑल्दो ये स्टार्ट होता है बॉम्बे में, इट फाउंड वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिलता है उनको ब्रिटिश इंडिया से फ्रॉम कराची टू कलकत्ता। रिवोल्टिंग सेलर्स रिमूव द, जो रिवोल्टिंग सेलर्स थे
जो रिवोल्ट कर रहे थे वो रिमूव कर देते हैं यूनियन जैक फ्लैग्स को, जो वहाँ का फ्लैग्स था उसको रिमूव करके, और वो इंडिया की फ्लैग को वहाँ पे फहराते हैं। 78 शिप्स, 20 लैंड बेसिस एंड 20,000 सेलर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो इन जनवरी 1946 एडी में जो एयरमैन है वो स्टार्ट करते हैं स्ट्राइक को बॉम्बे में। देयर डिमांड, उनकी डिमांड क्या थी कि डिस्क्रिमिनेशन, जो ब्रिटिशर्स इंडियन के जो एयरफोर्स में जो इंडियन एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोको। इंडिया हैड अवेकन दैट एंड दैट दे वर डिमांडिंग इक्वलिटी, वो चाहते थे कि हर फील्ड में हमें इक्वलिटी मिले। देयर वॉज एन एटमोसफेयर, हो गया था अनरेस्ट ऑल अराउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो एक अव्यवस्था का जो है एटमोसफेयर हो गया था। अब दे अटर्ड वो स्लोगन देते हैं, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। द आर्म्ड रिवोल्ट ऑफ रॉयल आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी जो है एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं ब्रिटिश रूल के लिए इंडिया में, जैसे कि लाइक ए वोल्केनो दैट कुड इरप्ट एट, जैसे वोल्केनो हमें नहीं पता कभी भी इरप्ट बाहर निकल सकता है, इरप्ट फट सकता है, ऐसे ही उनके लिए ऐसी सिचुएशन बना दी थी रॉयल इंडियन नेवी ने। अब जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था इंडिया में। 10 जो मूवमेंट्स थी आज़ाद हिंद फौज की और नेवी की, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अब जो करेज थी, पैट्रियटिज्म था, सेक्रीफाइस ऑफ द रिवोल्यूशनरीज नॉट ओनली गेव फ्रीडम। अब देखो जो वीरता थी, जो बहादुरी थी, जो भक्त थे, जो उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, अब उन्होंने हमें फ्रीडम ही नहीं दिलाई बट ऑल्सो गेव, उन्होंने हमें इंस्पिरेशन भी दिया है, एन एग्जाम्पल फॉर द यूथ के लिए एग्जाम्पल भी सेट किया है। ऑनर, हिस्ट्री विल ऑलवेज ऑनर हिम, हिस्ट्री हमेशा उनको ऑनर करेगी। एंड जो रिवोल्यूशनरीज थी उन्होंने बहुत अपनी मेड सेक्रीफाइस फ्रीडम के लिए, अपनी जिंदगी को जो है सेक्रीफाइस कर दिया कंट्री के लिए। अलोंग विद सत्याग्रह मूवमेंट एंड नॉन वायलेंस दे सेक्रीफाइस, हम मतलब जो है सत्याग्रह मूवमेंट है और जो नॉन वायलेंस हुई थी उनके सेक्रीफाइस को हम कभी भी हम डिनाई नहीं करेंगे। इन द फैक्ट द ब्रिटिश टूक द डिसीजन, अब ब्रिटिशर्स क्या डिसीजन लेते हैं इंडिया को छोड़ने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिजेंटमेंट दैट अरोज इन आर्मी, क्योंकि जो आर्मी में जो असंतोष फैल गया था इस वजह से वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड आफ्टर द स्ट्रगल, और जब आज़ाद हिंद फौज ने स्ट्रगल किया था, जो रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट हुआ था, तो इससे वो प्रभावित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अब वो इंडिया से जाने के फैसला करते हैं। अब ये है हीरोइक रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल एंड असफुल्ला खान। ये है जलियांवाला बाग मेमोरियल एंड चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल, एंड दिस इज द मेमोरियल ऑफ रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो आज जो हमारा चैप्टर है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 5th जो चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।